इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स की। हेलो, मेरा नाम अनुराग है और फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको इस चैप्टर की अच्छे से थ्योरी आनी चाहिए। थ्योरी के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अगर वो वीडियो नहीं देखा आपने तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो पहले देख लें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। Example 12.1. A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flow through the circuit. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन सबसे पहले इसमें दे रखा I इक्वल टू 0.5 एम्पियर दे रखा है और t की वैल्यू दे रखी है 10 मिनट। ठीक है, इसको हम सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 10 टू 60 का इंटू कर देंगे इसमें। 60 ये हो जाएगा आपका सेकंड, यानी कि t इक्वल टू हो गया आपका 600 सेकंड। हमें निकालना क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि q की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो करंट की डेफिनेशन भी q I इक्वल टू q अपॉन टी। ये एक फॉर्मूला है, आपने चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, t का इंटू यहाँ कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा आगे q इक्वल टू आई टी। आई की वैल्यू 0.5, टी की वैल्यू 600, इनका इंटू करेंगे तो आएगा 300 कूलाम। कूलाम को हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर जिसने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा, तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लें। Example 12.2. How much work is done in moving a charge of 2 coulomb across 2 points having a potential difference of 12 volt? ठीक है, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन अब सबसे पहले इसमें शुरुआत में पूछ रहा है ये कितना वर्क लगेगा, हाउ मच वर्क। ठीक है, और चार्ज दे रखा है 2 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V की वैल्यू है 12 वोल्ट। अब इन तीनों के लिए एक फॉर्मूला होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन भी है, V इक्वल टू W अपॉन Q। ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है, इससे हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, Q का इंटू यहाँ कर देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू Q। कैलकुलेशन आगे करते हैं। V की वैल्यू 12 वोल्ट, Q की वैल्यू 2, तो W इक्वल टू कितना होगा 24 जूल। वर्क की यूनिट जूल होती है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.3, इसमें ए पार्ट दे रखा, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। ठीक, सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर हाउ मच करंट को निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले लिख देते हैं करंट को हमें निकालना है।
अब यहाँ पर जो ये दे रखा है 220 वोल्ट की सोर्स की, यानी कि करंट जो है 220 वोल्ट का है, यानी कि वोल्टेज है 220 वोल्ट। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, रेजिस्टेंस दे रखा है 1200 ओम। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो जिसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, V इक्वल टू आई आर। तो I के लिए क्या I निकालना है तो R का डिवाइड दे देंगे V के नीचे, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं इसकी, I इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 220 और R की वैल्यू है, अगर इसका डिवाइड देंगे आप देखिए, आगे कर देता हूँ, इसका जो डिवाइड देने के बाद आंसर आएगा I इक्वल टू 0.18। डिवाइड देना आप जानते ही हैं, डिवाइड देके देख लीजिएगा आप, ठीक है। I की वैल्यू ये आ गई, एक आंसर तो आपका ये आ गया आंसर। अब बी क्वेश्चन को देखते हैं, बी में क्या है, हाउ मच करंट, इसमें भी करंट निकालना है, ठीक है। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम ए 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट्स। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज, जो रेजिस्टेंस है वो कितना है हीटर कॉइल का 100 ओम। इसको भी वैसे ही करना है, आप कर सकते हैं V इक्वल टू आई आर से, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं कर देता हूँ, चलो आगे सॉल्व कर देता हूँ। V की वैल्यू है अपॉन R की वैल्यू 100, तो अगर डिवाइड देंगे तो इसका आंसर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। एम्पियर को यही से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका आंसर है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। अब देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। इलेक्ट्रिक हीटर में 16 वोल्ट का वोल्टेज है, तो सॉल्यूशन पहले लिख देता हूँ, V इक्वल टू 60 वोल्ट व्हेन इट्स ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। I की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 4 एम्पियर, फ्रॉम डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। इस इन वैल्यू को पहले हम 1 कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि करंट क्या हो जाएगा, I2 क्या हो जाएगा जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया जाए, यानी कि ये इतना हो जाए 120 वोल्ट, सॉरी क्वेश्चन ये है कि पहले अगर 60 वोल्ट का करंट वोल्टेज है तो उसमें करंट कितना 4 एम्पियर, अगर उसमें वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो करंट कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करना है हम कि बाद में अगर वोल्टेज बढ़ा दिया तो करंट कितना हो जाएगा। सबसे पहले हमें इन दोनों से हम निकालेंगे सबसे पहले R की वैल्यू, तो हमारे पास फॉर्मूला ओम्स लॉ होता है V इक्वल टू आई आर।
यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आई। आगे कर देता हूँ, r इक्वल टू या v1 और i1 कर देता हूँ। v1 की वैल्यू 60 और इसकी वैल्यू 4, तो इसमें डिवाइड जाएगा 15, तो R इक्वल टू हो गया 15 ओम। ठीक है, अब चाहे वोल्टेज बढ़ा दिया जाए चाहे करंट बढ़ा दी जाए, किसी भी मेटल का रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस उसका सेम ही रहेगा। अब हमें जो है करंट की वैल्यू, तो हम फिर दोबारा से V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे। R तो दोनों केसेस में सेम रहेगा, यहाँ पर ये V2 हो जाएगा, ये I2 हो जाएगा। I2 निकालना है तो I2 इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन R। V2 की वैल्यू है 120 वोल्ट, R की वैल्यू 15। अब इससे इसमें डिवाइड देंगे तो ये डिवाइड जा रहा है 8 वाट। ठीक है, तो I2 की वैल्यू हो जाएगी 8 एम्पियर। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12.5 शुरू करते हैं इसको। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक 1 मीटर का वायर बना लेते हैं। ठीक है, ये इसकी लंबाई जो है 1 मीटर है, सर लंबाई जो है 1 मीटर है। और जो इसकी मोटाई है, मोटाई का जो डायमीटर, मोटाई कितनी होगी, उसका एरिया होगा ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, जो यहाँ पर स्पेयर बन रहा है। ठीक है, और इसका जो डायमीटर है स्पेयर का, वो डायमीटर दे रखा है इन्होंने 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, इसको पहले हम क्या कर लें, पहले हम मीटर में चेंज कर लें इसको। देखिए, 1 मिलीमीटर में होते हैं 10 सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड देंगे। अब ये सेंटीमीटर में हो गया, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 का डिवाइड देंगे, तो अब ये हो गया मीटर में, यानी कि D इक्वल टू हो गया 0.3 अपॉन 10 की पावर 3। अगर हम देखिए आगे करते हैं इसको, D की वैल्यू क्या आएगी, 10 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3। अगर यहाँ से हम R निकालते हैं, देखो D इक्वल टू 2R होता है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 2 का डिवाइड दे देंगे, 0.3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2। ये हो गई R की वैल्यू। ठीक है, अब आगे करते हैं। अब हमें निकालना क्या है, देख लेते हैं। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट द टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी निकालनी है हमको इस क्वेश्चन में, तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक, अब देखिए रो की वैल्यू यहीं से निकाल लेते हैं, तो आर ए अपॉन एल, रो इक्वल टू आर की वैल्यू है 26। ठीक है, आर की वैल्यू क्वेश्चन में पहले ही दे रखी है, आर इक्वल टू 26 ये दे रखा है यहाँ पर। अब E इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, और L की वैल्यू 1 दे रखी। ठीक है, आगे करते हैं। L इक्वल टू 26 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 R। अब R की वैल्यू हम यहाँ से ये जो R की वैल्यू दे रखी है यहाँ से उठा के रखेंगे, 0.3 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2। ठीक है, और
ये 1 नीचे 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आगे की कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जो है एक सेकेंड, इसको जो है इरेज कर देता हूँ। अब जो रो की वैल्यू आएगी यहाँ से देखिए 26 इंटू 3.14 इंटू, देखिए इनका स्क्वायर, हाँ स्क्वायर यहाँ लगाना भूल गए हैं, स्क्वायर भी होगा तो देखिए 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09 इंटू 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -6 अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब ये 2 से इसमें डिवाइड दे देते हैं और यहाँ से 2 बार फिर इसमें दे देते हैं तो 1.57 वार की डिवाइड चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए रो की वैल्यू क्या आ रही है, 13 इंटू 1.57 इंटू 0.09 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए इन तीनों का इंटू करेंगे अब तो क्या आएगा, आप लोग रफ में करके देख लेना, तो 1.3869 इंटू 10 टू द पावर -6 ऐसी कैसी, ये इंटू करने पे आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमको चाहिए ये कि सिर्फ दो डिजिट तक ही चाहिए आंसर यहाँ पर, तो क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट को हटाएंगे। अब ये जो 6 दे रखा है, 6 जो है 5 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, इसको हटाने के बाद ये 3 को 4 कर देंगे, एक डिजिट बढ़ा देते हैं तो 1.84 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। अब ये रो की वैल्यू ये आ गई आपकी, ये भी आंसर हो गया। अब यहाँ पर हमें टेबल में देखना था 12.2 टेबल के हिसाब से ये जो है कौन सा मेटल है, ठीक है, कौन सा मटेरियल है, उसी की आप बुक में देख लेना, ये बुक में टेबल दे रखी हुई इस वाले चैप्टर में, वो वहाँ से आपको ये इसी के सामने ये दिखाई देगा मैग्नीज, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज। ये टेबल आप लोगों को टेबल में वैल्यू दे रखी है, उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12.6 देखिए, a 4 ohm resistance wire is double on it, calculate the new resistance of the wire, ठीक है। अब इसको एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, देखिए समझिए इसको पहले। एक रजिस्टर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, इसको हमने नाम दे दिया 4 ओम, ठीक है। अब ये वायर, मान लिया ये वायर है हमारी, वायर है जिसकी शुरुआत में लेंथ है L, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी लेंथ है L और एरिया है A। ये जो एरिया है सर्कल का, जो यहाँ सर्कल बनेगा उसका एरिया A, ठीक है। तो शुरुआत में R1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो रो L अपॉन A, ये फॉर्मूला होता है। मैंने जब इस चैप्टर की थ्योरी कराई थी तो मैंने ये सारे फॉर्मूले अच्छे से कराए थे, तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अब क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से कि तार की लंबाई को अगर हम ये तार की लंबाई को या तो आधा कर दें, या ये इस क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि ए 4 ओम रेजिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, यानी कि उसको डबल करते हैं, यानी कि जो वायर है हमारे हाथ में उसको मोड़कर डबल कर दिया जाए, ठीक है। वायर को समझ लिया ना। तो अब होगा क्या, जब वायर को डबल कर दिया जाएगा मोड़ के, तो उसकी लंबाई आधी रह जाएगी, ठीक है ना, लंबाई आधी रह जाएगी, यानी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, पूरी L/2, लेकिन ये एरिया डबल हो जाएगा, यहाँ पर 2 एरिया हो जाएगा, ठीक है। जब लंबाई कम होगी वहां पर मोटाई बढ़ गई तार की, ठीक है। तो इस केस में L/2 और A की जगह 2A लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला, यहाँ पे मान लिया रेजिस्टेंस R2 है, तो क्या होगा
रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ आगे करते हैं इसको सॉल्व। R2 इक्वल टू रो तो सेम रहेगा, L की वैल्यू L/2 हो जाएगी। ठीक है, L की जगह मैंने L/2 कर दिया और A की जगह क्या होगा, A की जगह 2A कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया, एक तरीके से ये मान लीजिए फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने क्या कर दिया, ये शुरुआत में फॉर्मूला लिख दिया और इस फॉर्मूले में यहाँ पर सारी वैल्यू रख दी है। R2 था, लंबाई L2 थी और एरिया कितना 2A था, वो सारी चीजें मैंने इस फॉर्मूले में रख दी। ठीक है, अब R2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रो, देखिए L ऐसी कैसी 2 का ये नीचे इंटू हो जाएगा तो 2 इंटू 2A हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू होगा रो L अपॉन 4A, या इसको ऐसे कर सकते हैं 1/4, 1/, ये 4 हो जाएगा ना, ये 1/4 को मैंने अलग लिख दिया और L अपॉन ए ये अलग लिख दिया। अब इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से ये देखिए, रो L अपॉन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, R1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R2 इक्वल टू क्या होगा 1/R1। ठीक है, अब R1 की वैल्यू आप जानते हैं, शुरुआत में जो रेजिस्टेंस था वायर का वो कितना था, 4 था। तो R2 इक्वल टू 1/4 इंटू 4, R1 की जगह मैंने 4 कर दिया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो R2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12.7, इसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6-volt battery. Calculate the resistance of the circuit. इसमें दो पार्ट, एक ए पार्ट ये दे रखा है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, और बी में पूछ रहा है द करंट थ्रू द सर्किट, करंट कितना है, एंड सी में पूछा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। इसमें 3 चीजें पूछी हुई है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका डायग्राम है वो बना देता हूँ। एक इलेक्ट्रिक लैंप है, वो एक कंडक्टर से जुड़ी हुई है, यानी कि एक तार से जुड़ी हुई है, और ये यहाँ पर मैं इसको एक बल्ब बना देता हूँ, लैंप को बना देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लैंप का रेजिस्टेंस है 20 ओम, और जो यहाँ पर जो तार का रेजिस्टेंस दे रखा है, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो 4 ओम है। तो उसको तार के रेजिस्टेंस को तो मैंने बनाने के लिए यहाँ पर डायग्राम में दे रखा, अलग से तार के रेजिस्टेंस को 4 ओम से रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से, ये सिंबल से। ठीक है, और इसमें एक 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है। ठीक है, बैटरी का सिंबल ये होता है, आप लोग जानते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ से करंट जा रहा है, करंट है आई आपका, यहाँ से इस तरीके से फ्लो हो रहा है और वापस करंट इस तरीके से बैटरी में जा रहा है। तो ये जो 4 ओम दे रखा है ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ये एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, और यहाँ पर जो बैटरी जोड़ रखी है इक्वल टू 6 वोल्ट की बैटरी है। ये हो गया आपका डायग्राम। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को लेते हैं। ए पार्ट के लिए देखते हैं क्या है। अब ये पूछ रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, पूरे सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पूछ रहा है। अब इसके लिए सबसे पहले देखते हैं क्या क्या है हमारे पास।
रेजिस्टेंस निकालने के लिए इस डायग्राम में क्या क्या है, तो रजिस्टर देखिए एक वैल्यू दे रखी है हमारे पास, इसको मान लेते हैं हम R1, ये कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 4 ओम, और एक दे रखा हमारे पास R2, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये लैंप का रेजिस्टेंस है। दोनों को जब सीरीज में कंडक्टर जुड़े होते हैं तो कैसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं इनको, R1 प्लस R2 दोनों को जोड़ देंगे, 4 प्लस 20 इक्वल टू 24, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट में। ठीक, एक आंसर तो ये हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट में क्या कह रहा है। द करंट थ्रू द सर्किट, करंट सर्किट में करंट कितना है ये निकालना है हमें, सर्किट में करंट कितना है। तो करंट के लिए देखो हमारे पास क्या क्या है, आर है, आर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट में 24 ओम, और वी कितना है 6 वोल्ट। ठीक है, तो इनसे हमारा काम हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास V इक्वल टू आई आर, ये इसको कहते हैं हम ओम्स लॉ। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से V अपॉन आर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देते हैं, V की वैल्यू है 6 अपॉन 20 और R की वैल्यू है 24, तो ये डिवाइड जाएगा, ये कितनी बार डिवाइड जाएगा, ये 1/4, यानी कि I इक्वल टू 1/4 हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं सॉल्व करके, 0.25 एम्पियर हो जाएगा ये डिवाइड देने के बाद। डिवाइड देना आप लोग जानते हैं। ठीक, एक ये आंसर हो गया बी। अब हम सॉल्व करते हैं सी को। अब देखिए सी क्या है, सी में पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ और इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए। सी को सॉल्व करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, P इक्वल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस B से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, अब पोटेंशियल डिफरेंस देखिए दो तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होगा। एक तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको कहेंगे हम V1, और एक लैब में होगा पोटेंशियल डिफरेंस, इसको कहते हैं V2। जब सीरीज में दो कंडक्टर जुड़े होते हैं या दो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है लेकिन करंट सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पर इनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमें V1 निकालना है और V2 सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसके लिए पहले यहाँ पर हम देखते हैं 4 ओम वाले के लिए, 4 ओम वाले रजिस्टर में कैसे तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, सिर्फ यहाँ की बात कर रहे हैं, इस वाले रेजिस्टेंस में। तो यहाँ पर V ये हो जाएगा V1। ठीक है, I कितना, I सेम रहेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये R1 है, ये रेजिस्टेंस, इसको हमने R1 माना था।
तो V1 इक्वल टू ऐसी कैसी रहेगा, और I की वैल्यू रख देंगे 0.25 इंटू R1 की वैल्यू है हमारे पास 4 ओम। ठीक है, जब इंटू करेंगे तो क्या आएगा, V1 इक्वल टू आएगा 1 वोल्ट। तो पहले वाले यानी कि जो 4 ओम रेजिस्टेंस है उसमें वोल्टेज कितना है, 1 वोल्ट है। ठीक है, चलिए बाकी का आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, उसको रफ करके फिर मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर इस तरफ। देखिए अब मैंने रफ कर दिया यहाँ से। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब हम करते हैं इसको, जो ये वाला रेजिस्टेंस है 20 ओम यानी कि लैंप है, जो ये वाला रेजिस्टेंस है, इसमें हम V2 की वैल्यू निकालें यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, उसके लिए पहले हम यहाँ देख लेते हैं V2 हमें निकालना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। और दे क्या रखा है यहाँ पर, R की वैल्यू R2 दे रखा है 20 ओम, और I करंट है हमारे पास, तो करंट तो सेम ही रहेगा पूरे सर्किट में 0.25 एम्पियर। अच्छा, फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ओम्स लॉ। V यहाँ पर होगा V2 इक्वल टू I R2, क्योंकि हम 20 ओम वाले रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ जो जो वैल्यू है यहाँ पर वही लेंगे, सिर्फ पूरे सर्किट की बात नहीं कर रहे हैं। इस वाले पार्ट में सिर्फ रेजिस्टेंस में की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो V2 इक्वल टू I की वैल्यू हमारे पास 0.25 और R2 है 20। तो इसको इनटू करेंगे तो इनटू करना आता है आपको, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 वोल्ट। इसकी वैल्यू हुई 5 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक ही आंसर हो गया सी का और एक ही आंसर, दो आंसर आ गए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12.8 देखिए, एग्जाम्पल 12.8 in the circuit diagram given in figure 12.10 suppose the register R1 R2 have the value, ये तीन वैल्यू दे रखी हैं R1 R2 R3 respectively, which have been connected to a battery 12 volt. Calculate the current through the E circuit, B the total current in the circuit, and the C part में है the total circuit resistance। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या क्या दे रखा है हम उसको लिख लेते हैं। R1 की वैल्यू है 5 ओम, R2 की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, और R3 की वैल्यू है 30 ओम। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है। अब आगे क्या दे रखा, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी, जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में वो 12 वोल्ट है। ठीक है, और ये फिगर क्वेश्चन में दे रखा है इस तरीके से। ठीक है, R1 R2 R3 ये पैरेलल जुड़े हुए हैं एक सर्किट में। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब सर्किट पैरेलल जुड़े होते हैं, जब सर्किट पैरेलल जुड़े होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा रजिस्टर में, हर के रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन करंट की वैल्यू बदल जाती है। यहाँ पर ये करंट I आ रहा है, यहाँ से जो I करंट जा रहा है वो तीन भागों में बढ़ गया, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। I1 यहाँ पर I2 होगा, यहाँ I3 होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस इसी वाले रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर भी B होगा, और यहाँ पर भी B होगा। रजिस्टेंस जो टोटल रजिस्टेंस होगा सर्किट में वही हर जो पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट में होगा वही
हर एक रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। ठीक है, आपको इतना याद करना है कि सीरीज में वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बदल जाता है और पैरेलल में जब रजिस्टर जुड़े होते हैं तो वहाँ पे करंट बदल जाता है। करंट की वैल्यूज अलग अलग रहती है हर रजिस्टेंस में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा ए। अब ए में क्या कह रहा है, तो करंट थ्रू ईच रजिस्टर ए पार्ट में करंट की वैल्यू निकालनी है हर रजिस्टर में अलग अलग। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया I1 I2 I3। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे पास फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये V इक्वल टू आई आर आप लोग जानते हैं ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ से ये फॉर्मूला निकल के आता है। अगर I की वैल्यू निकालेंगे यहाँ क्या हो जाए, I इक्वल टू V अपॉन आर। अब I इक्वल टू V अपॉन आर हो गया। तो यहाँ पर पहले हम पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए बात कर लेते हैं, रजिस्टर के लिए बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पर I1 होगा, V सेम रहेगा और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। I1 की वैल्यू निकालनी है तो V कितना है 12 और R1 कितना है 5। तो इसकी वैल्यू आएगी आप हमारी I1 इक्वल टू 2.4 एम्पियर। तो पहले रजिस्टर में करंट आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। अगर हम दूसरे वाले की बात करते हैं, दूसरे वाले रजिस्टर R2 वाले में, तो वहां पर फॉर्मूला लगेगा I2 इक्वल टू V अपॉन R2। V की वैल्यू है 12 और R2 की वैल्यू है 10। तो इसको डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देने के बाद आएगी इसकी वैल्यू 1.2 एम्पियर। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, ये I2 की वैल्यू निकल आई। अगर हम I3 वाले में बात करते हैं, यानी I3 की वैल्यू निकालेंगे, I3 किस में करंट है, R3 वाले रजिस्टर में, तो यहाँ पर V अपॉन R3 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यू, V की वैल्यू हमारे पास 12 वोल्ट है, R3 की वैल्यू हमारे पास 30 है। तो I3 की डिवाइड देने के बाद वैल्यू जो आएगी ये आपकी आएगी 0.4 एम्पियर। ठीक, ये आपकी I1 I2 और R3 तीनों की वैल्यू आ गई। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे करते हैं सॉल्व इसको। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। बी में हमसे क्या पूछा गया है, द टोटल करंट इन द सर्किट। बी में पूछ रहा है टोटल करंट, यानी कि आई जो सर्किट में पूरा करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए देखो बहुत आसान है। आई इक्वल टू आप लोग जानते हैं, जो आई करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है वो जो है अलग अलग रजिस्टर में जाकर डिवाइड हो गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो आई का फॉर्मूला हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये फॉर्मूला लगाएंगे। जो तीनों का जो सम होगा वही क्या होगा, टोटल करंट होगा इन सर्किट। तो तीनों को बस ऐड कर देना है। 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4, इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 4 एम्पियर। ठीक है, ये 4 एम्पियर, ये बी का आंसर हो गया, आपका बी पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट करने के लिए देखिए थोड़ा सा सी पार्ट करना है। सी पार्ट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से रफ कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे इस तरफ करता हूँ फिर मैं इसको। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में पूछा है द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो यानी कि टोटल जो सर्किट में रेजिस्टेंस है उसको निकालना है। तो देखिए हमारे पास अब है क्या, V की वैल्यू है और टोटल करंट है हमारे पास I इक्वल टू 4 एम्पियर,
और टोटल जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं V इक्वल टू आई आर से। ये पूरे सर्किट की बात हो रही, पूरे सर्किट में, ठीक है। तो यहाँ से आप R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू हो जाए V अपॉन आई। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, R इक्वल टू V की वैल्यू 12 और I की वैल्यू है 4। तो R इक्वल टू हो गया, डिवाइड गया तो 3 बार डिवाइड जाएगा तो 3 ओम। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया सी पार्ट का। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब तो ये हो गया। एग्जाम्पल 12.9, इफ इन फिगर 12.12। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में फिगर दे रखा, देखिए अब फिगर जो है बुक में कुछ और दे रखा है, बुक में जो फिगर है वो थोड़ा सा अलग है। वही क्वेश्चन है, देखिए वैसे ही क्वेश्चन है और वैसे ही फिगर है ये, लेकिन थोड़ा इजी कर दिया मैंने इसको, ठीक है, समझने के लिए। तो आप भी क्या करें, इस फिगर को इस तरीके से बना लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो रजिस्टर हैं, ये R1 और R2, ये पैरेलल हैं। उसके बाद ये अमीटर है एक यहाँ पर, और ये R3, R4 और R5, ये तीन रजिस्टर हैं, ये पैरेलल जुड़े हुए हैं। इसमें करंट I है और ये जो है यहाँ पर बैटरी है। ठीक है, प्लस माइनस, ये एक बैटरी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें R1 दे रखा है 10 ओम, R2 है 40 ओम, R3 है 30 ओम और R4 है 20 ओम, R5 60 ओम, और जो V है, V की वैल्यू है 12 वोल्ट, V की वैल्यू 12 वोल्ट है। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले पूछा है ए पार्ट में पूछा है इसमें द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस, और बी पार्ट में पूछा द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। देखिए अब सबसे पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखिए हमें क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस। सबसे पहले क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस करने के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये दोनों रेजिस्टेंस हैं, इन R1 और R2, इन दोनों को पैरेलल जोड़ेंगे। मान लीजिए इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है, इन दोनों का सिर्फ वो R डैश है, और इन तीनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो R डबल डैश मान लिया हमने। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, R डैश निकालेंगे। R डैश निकालने के लिए देखिए जब पैरेलल में जुड़े होते हैं रजिस्टर तो क्या होता है, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, इससे करते हैं। देखिए 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन R1 की वैल्यू 10 है, प्लस 1 अपॉन R2 की वैल्यू 14। अब दोनों को एलसीएम ले लेंगे, दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1। एलसीएम लेना आप सब जानते हैं, 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 5 अपॉन 40। इसको डिवाइड देंगे, ये 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R डैश इक्वल टू 1 अपॉन 8। ठीक है, अब R डैश की यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो R डैश इक्वल टू आएगा हमारा 8 ओम, R डैश इक्वल टू 8 ओम।
अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब आर डैश आ गया। अब आर डबल डैश निकालते हैं। अब आर डबल डैश निकालने के लिए तीनों रजिस्टर को पैरेलल हैं जो वो जोड़ेंगे। किस तरीके से? फॉर्मूला क्या होता है? 1/r' इक्वल टू 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। 1/1 r डबल डैश इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। इन तीनों को एलसीएम ले लेंगे तीनों में से। देखिए तीनों का एलसीएम जो आएगा वो 60 होगा। यहाँ पर 2 प्लस 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। वन अपॉन आर डबल डैश इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया ये? 6 अपॉन 60। और ये डिवाइड जाएगा कितनी बार जाएगा डिवाइड? इसमें 10 बार। तो 1/r डबल डैश इक्वल टू 1/10। तो r डबल डैश कितना आ गया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसका यहाँ करेंगे और इसका यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 10 ओम। एक ये रजिस्टर आ गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर r डैश और r डबल डैश ये टोटल रजिस्टर आ गए, रेजिस्टेंस आ गया इनका जो पैरेलल जुड़े हुए हैं। अब ये r डैश और r डबल डैश किस में जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ सीरीज में। अब इनको जोड़ेंगे हम सीरीज में। ठीक है। सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उससे पहले मैं ये इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है। चलिए आगे करते हैं। देखिए अब टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस मान लिया हमने R है। R इक्वल टू हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। ठीक है। ये R डैश की वैल्यू आई थी हमारे पास, R डैश आया हमारा 8 और ये R डबल डैश आया 10। ठीक है। तो R टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में होगा वो होगा 18 ओम। 18 ओम होगा। ठीक है। एक आंसर हमारा ये हो गया। अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में देखो क्या कह रहे हैं ये, द टोटल करंट फॉलोइंग इन द सर्किट, यानी कि जो टोटल आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो V दे रखा है, V सर्किट में कितना है? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी है इसमें। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है और हमें I निकालना। R मालूम ही है हमें, R कितना है? 18 ओम। ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। V इक्वल टू आई आर फॉर्मूले से। V इक्वल टू आई आर ये हमें मालूम है। तो I इक्वल टू होगा V अपॉन R। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे V और R की। V है 12 और R है 18। तो जब डिवाइड देंगे तो I की वैल्यू आएगी आपकी 0.66। डिवाइड देना आप लोग जानते हैं, इस तरीके से आएगा। ठीक है। अब आप ये जानते हैं जब हमें आंसर जो देना है, ये भी जानते हैं कि जब हम आंसर देते हैं 2 डिजिट में, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट में या 3 डिजिट में, तो हम क्या करते हैं कि जो उससे आगे वाली डिजिट हो, अगर वो 5 से ज़्यादा है तो हम उससे पहले वाले डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो या इस तरीके से समझ लीजिए 66 है जी। 66 किसके पास है? ये 7 के पास।
17 के पास, तो हम इसको क्या कर देंगे 0.67 कर देंगे एम्पियर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आंसर तो 2 आंसर है इसमें, क्वेश्चन खत्म हो गया है। ठीक, इसको दोबारा समझ लीजिए। ये आप जब हमें आंसर 2 डिजिट में देना है, यानी कि 1 डिजिट हटानी है हमें इसमें से, तो क्या करेंगे, जो जो उससे आगे वाली जो लास्ट डिजिट होती है, उससे आगे वाली जो डिजिट होती है, अगर वो 5 से ज़्यादा है, तो 5 से ज़्यादा है तो हम उससे पहले वाली डिजिट को 1 बढ़ाकर लिख देते हैं और आगे वाली डिजिट को हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ 6 है, ये 5 से ज़्यादा है, इसलिए हमने 6 को 7 लिख दिया है और वो डिजिट हटा दी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। एग्जाम्पल 12.10 इसमें दे रखा है, देखिए, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 watt when heating is at the maximum rate and 360 watt when the heating rate is at the minimum। ठीक है, दो पावर दे रखी है यहाँ पर, द वोल्टेज इज 220 वोल्ट है, व्हाट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केसेस। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले क्या दे रखा है, P1 मान लेते हैं इसको पहले, ये दे रखा है 840 वॉट। ठीक है, और P2 दे रखा है, ये है 360, यानी कि मैंने इनको नाम दे दिया है। ठीक है, P1 और P2 नाम दे दिया, देखिए क्योंकि ये 2 दे रखे हैं। ठीक, और इन दोनों केसेस में, दोनों ही केसेस में जब पावर 840 है या 360 है, तो इन दोनों ही केसेस में V क्या है, 220 वोल्ट है, वोल्टेज इतना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दोनों ही केसेस में जब पावर इतनी हो और P1 और P2 दोनों ही केसेस में हमें करंट निकालना है, यानी कि I1 भी निकालना है और I2 भी निकालना है और R1 भी निकालना है और R2 भी निकालना है। ठीक है, दोनों ही केसेस में I और R की वैल्यू निकालनी है, समझ लीजिए। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले मैं करता हूँ फर्स्ट वाले केस को P1 के लिए। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या, I1 निकालना है, मान के चलिए I1 निकालना है, तो I1 के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारे पास P है, V है, तो P इक्वल टू, चलिए पहले देख लिए, चलो पहले एक आप काम करें, फॉर्मूला समझ लें इसके लिए। P के लिए फॉर्मूले जो मैंने चैप्टर में बताए थे वो क्या क्या है, P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये फॉर्मूले थे P के लिए, दोबारा से समझ लीजिए। ठीक है, अब इनमें से एक फॉर्मूला लेना है जो जिससे हमारी I की वैल्यू निकल जाए। ठीक है, P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला ले लेंगे, P इक्वल टू वी आई। देखिए, इसमें I निकालना, V दे रखा है, PV है हमारे पास। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, या 1 कर देंगे, और V को 1 करना चाहे कर दीजिए, क्योंकि दोनों ही केसेस में V सेम रहेगा, तो 1 करना चाहो तो 1 कर लो, 1 2 करके कर सकते हो। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा इसके बाद P1 अपॉन V, यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे। I1 इक्वल टू P1 की वैल्यू है 840 अपॉन V की वैल्यू 220। देखिए, इनका डिवाइड देंगे आप, तो डिवाइड ये जाएगा आपका I1 इक्वल टू 3.82 एम्पियर, इतनी बार डिवाइड जाएगा ये। ठीक है, तो I1 की वैल्यू ये आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम R1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो V इक्वल टू, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे V इक्वल टू आई आर, ये वाला, क्योंकि अब हमारे पास I भी आ गया है और R भी है। ठीक है, या फिर आप इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इससे भी हो जाएगा।
या फिर आप इससे भी कर सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, किसी भी फॉर्मूले से यूज कर सकते हैं। मैं इससे कर रहा हूँ B इक्वल टू आई आर। सभी फॉर्मूले किसी भी फॉर्मूले से कर लीजिए, आंसर सेम आएगा। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से करता हूँ। तो यहाँ हो जाएगा R1 इक्वल टू, इस फॉर्मूले को आगे लिखूंगा मैं, तो R1 इक्वल टू V अपॉन I1। ठीक है, R1 इक्वल टू V अपॉन I1। V की वैल्यू है 220, I1 की वैल्यू 3.82। अब इनका डिवाइड देंगे, देखिए डिवाइड आप देना जानते हैं। तो R1 इक्वल टू, R1 की वैल्यू जो आएगी 57.59, ये वैल्यू आ रही है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, अब हमें करना है क्या, देखिए इसको हम आंसर में दे रखा है 57.6। ठीक है, अगर एक डिजिट में लिखते हैं तो क्या होगा, ये 59 जो है 60 के पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं 57.660 लिख सकते हैं इसको, 57.60 ओम, ये हो गया। ठीक है, एक ये आंसर हो जाएगा। अब आप सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस भी आप ऐसे ही करेंगे। वहां पे क्या करना है, P2 को लेना है सिर्फ, बाकी प्रोसेस यही रहेगा जैसे आपने इसको किया है। तो पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे, P2 इक्वल टू V I2। तो इस फॉर्मूले से I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, P2 अपॉन V। ठीक है, इससे आप I2 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आप दूसरे फॉर्मूला लगाएंगे, R1 इक्वल टू V अपॉन I1, सॉरी 2 है ये 2। फिर आप इससे R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एग्जाम्पल 12.11, चलिए इसको देखते हैं। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस each second in 4 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. अब यहां पर देखिए क्या क्या दे रखा है। यहां पर जो है हीट जो प्रोड्यूस हो रही है 100 जूल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। रजिस्टर कितना है, जिसमें जो है हीट प्रोड्यूस हो रही है वो है 4 ओम। ठीक है, 4 ओम के रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जो उस रजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V कितना होगा, ये क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मूला कौन सा सुइटेबल रहेगा। अब फॉर्मूला के लिए हम देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था H इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन H इक्वल टू डब्ल्यू। ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं, जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उतनी ही हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और H के लिए या W के लिए बात एक ही है। ये फॉर्मूले होते हैं VIT इक्वल टू आई स्क्वायर RT। ये उसमें मैंने फॉर्मूले बताए थे आप लोगों को, जब थ्योरी वाला वीडियो जब मैंने बनाया था आपका, अगर नहीं देखा तो वो देख लीजिए वीडियो। ठीक है, तो ये आपके जो हैं ये फॉर्मूले हो गए H के, और W के लिए भी होते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, और P के लिए भी फॉर्मूले होते हैं। P वाले फॉर्मूलों में क्या होता है, यहाँ जितने भी ये 3 फॉर्मूले हैं उनमें T हट जाता है P वाले में, तो यही फॉर्मूले P के लिए भी यूज हो जाते हैं, बस T नहीं होगा तीनों में। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, H है, T है, R है और V। ये चारों के लिए कौन सा फॉर्मूला अच्छा रहेगा वो देखते हैं हम इसमें। ये वाला H इक्वल टू बी स्क्वायर T अपॉन R, V R T और H, ये फॉर्मूला अच्छा रहेगा। इसी फॉर्मूले से कैलकुलेशन हो सकती है।
ठीक है, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अब इसको मैं आगे लिख देता हूं। तो पहले हमें निकालना है इसमें v। तो देखिए v के लिए क्या करते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, या r का h में इंटू कर देंगे, h इंटू आर अपॉन टी, और इसमें रूट लगा देंगे। स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन टी। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं सारी चीजों की। h की वैल्यू है 100 इंटू आर की वैल्यू है 4 अपॉन 1। तो ये जो हो, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10 100 को, और 2 को 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ठीक, अब ये एक पेयर ये बन गया, एक पेयर बन गया, ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो यानी एक 10 बाहर आ जाएगा रूट के, और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, v इक्वल टू हो गया 20 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। यही बस इतना ही है इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इलेक्ट्रिक, देखिए एग्जाम्पल 12.12। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, अब वो जो V की वैल्यू है वो है 220 वोल्ट, ये V की वैल्यू है, और I है जो 0.50 एम्पियर, और पावर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए P के लिए यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख देते हैं। P इक्वल टू वी आई, जो W और H के लिए फॉर्मूले हैं वही यहाँ पर है, वही फॉर्मूले हैं, लेकिन उनमें T नहीं होता है। तो P इक्वल टू वी आई, आई स्क्वायर आर, और सॉरी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। ये जो है P के लिए फॉर्मूले हैं। ठीक है, इनमें से देखेंगे कौन सा फॉर्मूला सही रहेगा। V I और P, यानी कि ये P इक्वल टू वी आई, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो P इक्वल टू वी आई, V की जगह 220 इंटू 0.50, जब इंटू करेंगे तो वैल्यू इसकी आएगी 110 वाट। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एग्जांपल है 12.13। देखिए, अब इसमें कह रहे हैं एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट 8 आवर पर डे, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट रेट 3 रुपीज पर डे। देखिए सॉल्यूशन, P जो है 400 वॉट है, और जो टाइम है, देखिए टाइम कैसे दे रखा, 8 घंटे पर डे चल रहा है, और 30 दिनों के लिए चल रहा है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 इंटू 30, 8 घंटे पर डे और 30 डेज के लिए चला रहे हैं, तो हो जाएगा 8 इंटू 30, यानी T की वैल्यू आ जाएगी 240 आवर्स। इतने घंटे रेफ्रिजरेटर चला है। ठीक, और P है 400 वाट। तो हमें सबसे पहले कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो निकालना है। ठीक है, तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ये आवर में है तो P को भी हम क्या कर लेते हैं, किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, 1000 से डिवाइड, तो ये किलोवाट हो गया। ठीक, अब P इक्वल टू W अपॉन T फॉर्मूला होता है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि W निकालना है, तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T
P की वैल्यू है P की वैल्यू है अपॉन 100 इंटू T की वैल्यू ये, ठीक। तो ये आपका आएगा, देखिए मैं सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्ट। ये आपका जो आंसर आएगा 96 आएगा, डिवाइड देने के बाद, सब कुछ करने के बाद, किलोवाट पर आवर। W की जो यूनिट होगी वो किलोवाट पर आवर में होगी, जब आवर और वाट में P और T की वैल्यू होती है। तो ये आपकी इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, यानी कि इतनी यूनिट बनी हो। 1 किलोवाट पर आवर कितना होता है? 1 यूनिट। और इसको क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। ये यूनिट होगी, इतनी यूनिट बनेगी आपकी, ठीक है, यूनिट भी कहते हैं हम इसको। तो टोटल कॉस्ट कितनी आएगी फ्रिज के चलने के लिए? तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पर। टोटल कॉस्ट इक्वल टू 1 यूनिट की कीमत है 3 रुपए, तो 96 यूनिट की कितनी हो जाएगी? यानी कि 96 इंटू 3, तो ये आपका इंटू करने के बाद जो आएगा 288, ये वैल्यू आएगी। इतने रुपीस खर्च होंगे फ्रिज को चलाने में, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर। चलिए, फाइनली वीडियो फिनिश हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड करने हैं PDF में, तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesan.com से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।